क्या पाकिस्तान में दबे पांव प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की तैयारी हो रही है? क्या आसिम मुनीर अब शहबाज शरीफ की छुट्टी करके खुद को हमेशा के लिए पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी में है? पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी क्यों कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है? क्या है वन यूनिट का वो अधूरा ख्वाब जिसे आसिम मुनीर पूरा करना चाहते हैं? पाकिस्तान के अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है? सब पर तफसील से बात करेंगे सुल्तान की डायरी के नए एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच की खास पेशकश सुल्तान की डायरी। सुल्तान की डायरी का आज का एपिसोड शुरू करें उससे पहले आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। 8 अगस्त को शनिवार का दिन है और सुबह 10 बजे हमारी नई डॉक्यूमेंट्री आ रही है बस्तर। मणिपुर फाइल्स को जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया, जिस तरीके से आपने सराहा, उसके बाद में आप लोगों से हमारी उम्मीदें हैं कि आप बस्तर को भी उसी तरीके से पसंद करेंगे। हमारे साथी अभिनव पांडे और असद ने बस्तर के जंगलों में जाके और वहाँ पे नक्सलिज्म माओवादिज्म को जड़ से समझने की कोशिश की है, पूरे तफसील से समझने की कोशिश की है कि ये समस्या इतनी बड़ी क्यों रही है और अभी इसकी क्या स्थिति है, मौजूदा क्या स्थिति है। बड़ी तसल्ली से देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है। हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मणिपुर फाइल्स को सराहा, उसको सपोर्ट किया, उसी तरीके से आप हमारी इस नई पेशकश को, इस नई कोशिश को भी उसी तरीके से सराहेंगे, क्योंकि बहुत जतन, बहुत मेहनत से ये डॉक्यूमेंट्रीज तैयार होती हैं। हम बहुत छोटी टीम है, बहुत छोटा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है, उसमें भी हम आपके लिए टॉप नॉच अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। हमें आपके समर्थन की दरकार रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 8 अगस्त को जब बस्तर रिलीज होगी तो उसको ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा। आप खूब इसको देखेंगे, शेयर करेंगे और हमसे अगर कुछ भूल भी हो गई तो उसको भी रेखांकित करेंगे कि आपसे यहाँ पे चूक हो गई। इसी उम्मीद के साथ में अब आज शुरू करते हैं सुल्तान की डायरी का ताज़ा एपिसोड। तो चलिए बात शुरू करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में अंदर खाने क्या चल रहा है। तो दरअसल पाकिस्तान में 30 जुलाई 2026 को एक वहाँ पे बैठक हुई। पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट जो है इस्लामाबाद में हो रहा था। इसमें इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है वो आए हुए थे भाषण देने के लिए। अब उन्होंने क्या भाषण दिया, इससे पहले जो है हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। मोहसिन नकवी एक बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है। मोहसिन नकवी की शुरुआत जो है बतौर पत्रकार हुई थी। हमारे हम पेशा थे केबल न्यूज़ नेटवर्क, जिसको हम लोग CNN जानते हैं, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका का एक मीडिया आउटलेट है, उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया उस समय में जिस समय में वॉर ऑन टेरर चल रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका जंग में जुटा हुआ था। उस समय मोहसिन नकवी अपनी पत्रकारिता शुरू करते हैं और 2009 के आसपास जब वो CNN के साथ में जुड़े हुए होते हैं, CNN के साउथ एशिया के वो चीफ होते हैं, उस समय उनके ऊपर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, रिश्वत वसूलने के। दरअसल हुआ क्या कि वहाँ पे हारिस स्टील की नाम की एक कंपनी थी पाकिस्तान में, जिसका एक सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ था। मोहसिन नकवी ने उनसे कहा कि एक हाई कोर्ट में जज हैं, पंजाब हाई कोर्ट में, जो कि मेरे जानकार हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में आपको इस मामले में राहत दिला देंगे, लेकिन इसके लिए आपको 90 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी। और 35 लाख की रिश्वत मोहसिन नकवी ने ले भी ली। और जब ये मामला खुले में आ गया, जब इसके ऊपर खूब बात होने लगी और मोहसिन नकवी को ये समझ में आने लग गया कि अब जो है उनके बहुत दिन CNN में नहीं बचे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म में इस तरीके की धांधली चलती नहीं है CNN जैसे आउटलेट्स में, तो उन्होंने धीरे से जो है एक अपना न्यूज़ चैनल खोला, एक अपना न्यूज़ ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क। तो मतलब CNN सिटी न्यूज़ केबल न्यूज़ नेटवर्क और सिटी न्यूज़ नेटवर्क मोहसिन नकवी ने खोला, जिसका भी शॉर्ट में नाम CNN। तो ये एडिडास की जगह AB बास जो है उन्होंने शुरू कर लिया। अब ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में रहते हुए उन्होंने कई सारे चैनल्स खोले, जिसमें चैनल 42 है, जिसको बाद में सिटी 42 कहा गया, चैनल 41 है, जिसको बाद में सिटी 41 कहा गया, चैनल 21 है, चैनल 44 उन्होंने खोला, जो कि अभी UK से चलता है, यूनाइटेड किंगडम से। न्यूज़ 24 खोला, रोही नाम का एक पंजाबी चैनल खोला। तो इस तरीके से देखते ही देखते मोहसिन नकवी जो है मीडिया मुगल बन गए। और वहाँ पे मोहसिन नकवी के कैरियर में नया जंप जो आता है वो 2023 में आता है। 2023 में मोहसिन नकवी की यात्रा को देखते हुए मेरे को बार बार एक और जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की जिनकी याद आती, जिनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन है। तो 2023 में वो केयर टेकर CM बनते हैं पंजाब के, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में ये नियम है कि जब इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू होता है, जब वहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो मौजूदा सरकार होती है वो हट जाती है और एक केयर टेकिंग गवर्नमेंट आती है 2, 4, 5, 6 महीने के लिए, जो कि उस समय जब तक चुनाव हो रहे होते हैं तब तक ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी सरकार चलाती है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 2024 में जो आम चुनाव हुआ था, जो जनरल इलेक्शन
हुआ था उसको कहा जाता है कि वो चुनाव पूरी तरीके से चोरी हुआ था और फॉर्म 47 की सरकार वहाँ पे बनी थी। एक तरीके से पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो रिग किया गया था आर्मी की तरफ से, और उसके बाद में मुस्लिम लीग नून जिसकी की सीटें 15 या 16 आ रही थी उनको सत्ता में लाया गया। पीपीपी के साथ में गठबंधन करवाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल अली भुट्टो जरदारी की जो पार्टी है उसके साथ में गठबंधन करवा के ये समझिए कि दो जो सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टीज थी किसी जमाने में जिनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती थी पाकिस्तान की, उन दोनों पार्टियों का गठबंधन करवा के उनको सत्ता में लाया गया। और मोहसिन नकवी वो किसी भी, क्योंकि वो एक्टिंग सीएम थे तो वो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, और उसके बाद में उनको सीनेट, हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा होती है वहाँ पे उसको सीनेट कहा जाता है, और हमारे यहाँ पे जो लोकसभा होती है उसको वहाँ पे नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो सीनेट में या राज्यसभा में उनको चुनवा के भेज दिया गया निर्दलीय के तौर पर। ये फौज ने किया और उनको हमेशा से रावलपिंडी के आदमी के तौर पर देखा गया, फौज के आदमी के तौर पर देखा गया, और उन्हें गृह मंत्रालय जैसा इंपॉर्टेंट ओहदा जो है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो शहबाज शरीफ मिनिस्ट्री में दे दिया गया। तो मोहसिन नकवी को इस तरीके से समझा जाता है कि वो एक तरीके से फौज के अपॉइंटेड आदमी है शहबाज शरीफ की कैबिनेट में। और अब वो जो है, अब उनका जो बयान है उसको फिर से समझिए कि वो कह क्या रहे थे 30 जुलाई को जब वो वहाँ पे इकोनॉमिक फोरम की बैठक में इस्लामाबाद में थे। तो उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें उन्होंने 2-3 मोटी मोटी बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि मौजूदा जो निज़ाम है या मौजूदा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है, वो अब काम नहीं कर रहा है। चाहे आप इसको 10 साल बाद में भी देखेंगे तो आपको यही शिकायतें इस निज़ाम से होंगी। तो ये अब सुधरने वाला नहीं है, ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने पीटीआई का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये कहना था कि चाहे पीपीपी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, या दूसरी जो उलेमा लेड पार्टीज जो वहाँ पर हैं, वो सब मिल के एक जगह बैठें और इस पूरे के पूरे सिचुएशन का सोल्यूशन निकालें। तो ये मोहसिन नकवी ने दूसरी बड़ी बात की। तीसरी बड़ी बात उन्होंने की कि हमको जो है नए सूबे बनाने की ज़रूरत है। नए सूबे बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उससे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो और बेटर तरीके से चीज़ें चल पाएँ। अच्छा, ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा, जिसको देखा गया कि कहीं जो है दबे पाँव, वो 1 यूनिट पॉलिसी जो है वो लाने की कोशिश कहीं फौज के द्वारा नहीं की जा रही है। इसमें मैं आपको एक बात और बहुत ज़रूरी तौर पे आपको कह देना चाहता हूँ। पाकिस्तान में एक इलाका पड़ता है जिसको कहा जाता है सराइकिस्तान। ये सराइकी बोलने वाले लोगों का इलाका है। बेसिकली जो अपर पंजाब का इलाका है वो पूरी तरीके से डोमिनेट करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की राजनीति को, पाकिस्तानी की इकोनॉमिक्स को। लेकिन पाकिस्तान का जो लोअर पंजाब वाला इलाका है जहाँ पे सराइकी बोली जाती है, सराइकी बेसिकली पंजाबी का ही एक डायलेक्ट है। पंजाबी और राजस्थानी कुछ मिला के जो है सराइकी बनती है। कुछ आधा आपको राजस्थानी का उसमें टच मिलेगा, कुछ सिंधी का टच मिलेगा, और कुछ जो है पंजाबी का टच मिलेगा। तो सराइकी बोलने वाले लोगों का एक भाषाई स्तर आधार पे एक नए सूबे की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। तो वो मांग बहुत जायज़ है, मतलब बहुत समय से चल रही है, बहुत लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, और वो पंजाब का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान में। तो उनकी मांगे बहुत जायज़ हैं कि उनके इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है वो एड्रेस नहीं होते हैं, और पूरी तरीके से जो अपर पंजाब का जो रीजन है वो डोमिनेट करता है वहाँ की पॉलिटिक्स में, वहाँ की इकोनॉमिक्स में। तो इसकी वजह से उनको उनका जायज़ हक नहीं मिलता है। तो ये अलग बात है, ये बहुत वहाँ पे सूबे की जो मांग है अलग है, और जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं वो बहुत अलग है। वो दरअसल 1 यूनिट की तरफ जो है पाकिस्तान को फिर से लेके जा रहे हैं। अब आप यहाँ पूछेंगे कि ये 1 यूनिट का मसला क्या है, तो इसके लिए अपने को 1955 में चलना पड़ेगा। 1955 का पाकिस्तान जब आप समझेंगे तो 1955 का पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक वेस्टर्न पाकिस्तान था, दूसरा ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो कि आज का बांग्लादेश है। और ईस्टर्न पाकिस्तान की आबादी जो है वेस्टर्न पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा थी। लगभग 54% आबादी उस समय पाकिस्तान की ईस्टर्न पाकिस्तान में रहती थी, और लगभग 46% आबादी जो है वो वेस्टर्न पाकिस्तान में रहती थी। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान में अलग अलग रीजन्स थे, जैसे बलूचिस्तान एक सूबा बना हुआ था। दूसरा सूबा जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा के नाम से हम जानते हैं, उस समय उस इलाके को कहा जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या NWFP। तो ये दूसरा सूबा हुआ करता था, पंजाब तीसरा और सिंध चौथा। ये 4 सूबे अलग अलग एथनिसिटी थी, अलग अलग पहचान थी, अलग अलग भाषाएं थी। तो वेस्टर्न पाकिस्तान 4 यूनिट्स में टूटा हुआ था। और ईस्टर्न पाकिस्तान में भी सिलहट का इलाका जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान से अलग था, और उसके अलावा चिटगांव हिल ट्रैक्स जो है वो भी जो है ईस्टर्न पाकिस्तान में एक अलग यूनिट था। तो इस तरीके से 2 बड़े विंग थे पाकिस्तान के, ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान। और इसमें जो है
पाकिस्तान टूटा हुआ था। और उस समय क्योंकि पाकिस्तान में कोई चुनाव हुआ नहीं था और वहाँ पे आइन या संविधान बना नहीं था, तो वहाँ पे एक तरीके से एक ऐसी पॉलिसी चल रही थी जिसमें एक संविधान सभा बनी हुई थी और उसके अलावा एक गवर्नर जनरल होते थे जो कि आज का राष्ट्रपति होता है। तो उस तरीके से गवर्नर जनरल होते थे जिनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद, और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री होते थे मोहम्मद अली बोगरा। अब बोगरा साहब जो हैं वो बंगाल के रहने वाले थे और उनका कैरेक्टर कुछ कुछ वैसा ही था जैसे चकदे का शाहरुख खान था। तो उनको ना कोई राज्य सुनाई देता था, जैसे शाहरुख खान कहता है ना मुझे स्टेट का नाम सुनाई देता है, ना रेलवेज का नाम सुनाई देता है, मुझे एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। उसी तरीके से बोगरा साहब को एक ही नाम सुनाई देता था, पाकिस्तान। तो वो अपनी नई पॉलिसी लेके आए, इसको कहा गया वन यूनिट पॉलिसी। उन्होंने क्या कहा कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के चारों हिस्से हैं इनको मिला के एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए और इसकी राजधानी रखी जाए लाहौर। और जो ईस्ट पाकिस्तान का इलाका है जिसमें चिटगांव हिल ट्रैक्स हैं, सिलहट है, इनको एक यूनिट बना दिया जाए और उसका नाम रखा जाए ईस्ट पाकिस्तान। और ये एक यूनिट हो जाए, कुल मिला के 2 यूनिट बने इस तरीके से। उसकी राजधानी जो है, प्रोविंशियल कैपिटल जो है वो ढाका हो, और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बेटर है। जो और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी क्राइसिस है या आइडेंटिटी के जो क्लैशेस हैं कि मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं पठान हूँ, तो ये सारी चीज़ें मिट जाएंगी, एक यूनिट बन जाएगी और अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। लेकिन इस बीच में हुआ क्या कि वहाँ पे एक थोड़ा सा पॉलिटिकल चेंज हो गया। पॉलिटिकल चेंज कैसे हुआ? पॉलिटिकल चेंज ऐसे हुआ कि मलिक गुलाम मोहम्मद साहब जो कि वहाँ के गवर्नर जनरल थे, उनकी तबीयत रहने लगी नासाज और वो इलाज कराने चले गए कहाँ? इंग्लिस्तान, यानी आज के ग्रेट ब्रिटेन। तो वहीं उस समय हम नई नई कॉलोनी आज़ाद हुए थे, लेकिन ब्रिटेन के साथ में संबंध ठीक थे, तो इंग्लैंड चले गए अपना इलाज करवाने के लिए। और उनके जगह पे लाया गया एक ऐसे आदमी को जिसका नाम था इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा भी अपने आप में गजब का कैरेक्टर थे। इस्कंदर मिर्जा नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ के उस परिवार के रहने वाले थे। कई लोग जो हैं अब उनको कहते हैं कि वो मीर जफ़र के ख़ानदान से थे, क्योंकि मीर जफ़र जो है बुनियादी तौर पर नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद ही हुआ करते थे। तो इस्कंदर मिर्जा जो है उनको नया गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से आते थे, आर्मी की सर्विसेज में रहे थे और ज़्यादातर उनका वक्त जो है आर्मी की सर्विसेज के दौरान नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है या आज का खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे कटा था। तो वो जो मौजूदा पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट थी उनके साथ में इस्कंदर मिर्जा का संबंध अच्छा था। तो ऐसी स्थिति में इस्कंदर मिर्जा को लाया जाता है। अब इस्कंदर मिर्जा जो है जब आते हैं 7 अगस्त 1955 को, तो वो नए गवर्नर जनरल बनते हैं और गवर्नर जनरल बनते ही उनको मलिक गुलाम मोहम्मद के यहाँ जगह पे लाया जाता है 2-3 महीने के लिए एक्टिंग गवर्नर जनरल के तौर पे। लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो वो मोहम्मद अली बोगरा को बुलाते हैं और कहते हैं बोगरा साहब ऐसा है कि ईस्ट पाकिस्तान मतलब बंगाली और इधर वेस्ट पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे पंजाब और कई तरीके की एथनिसिटी हैं। अब आपन दोनों जो है, मैं भी बंगाल से हूँ, अब बोगरा साहब आप भी बंगाल से हो, तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है कि दोनों बंगाली बैठ के राज कर रहे हैं, फिर ये वेस्ट पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। तो ठीक नहीं लगता है। तो ऐसा करिए, आप यूएस के हमारे राजदूत बन जाइए और यहाँ से इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री पद से। तो मोहम्मद अली बोगरा, जिनकी ये 1 यूनिट बुनियादी पॉलिसी जिनका ब्रेन चाइल्ड थी, जिनका बनाया हुआ जो है खाका था, उनको वो इस्तीफा दिलवा देते हैं मोहम्मद अली बोगरा को। और उनकी जगह पे वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं बोगरा के एडमिनिस्ट्रेशन में, चौधरी मोहम्मद अली, उनको बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि अब आप प्रधानमंत्री बन जाइए। अब चौधरी साहब जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 30 सितंबर 1955 को ये 1 यूनिट पॉलिसी लग जाती है, जिसमें उस समय जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें ये 4 सूबे तो थे ही, उसके अलावा कलात जो कि सबसे बड़ी रियासत होती थी, बलूचिस्तान की बहावलपुर जैसी रियासतें थी, इनको सबको जो है मिला के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को मिला के एक यूनिट बना दी गई। उसका नाम रखा गया वेस्ट पाकिस्तान। उसकी राजधानी रखी गई लाहौर, जिसको तख्ते लाहौर भी कहा जाता था। दूसरी तरफ सिलहट, चिटगांव, हिल ट्रैक्स वगैरह को मिला के जो ईस्ट पाकिस्तान के साथ में एक यूनिट बना दी गई ईस्ट पाकिस्तान, और उसकी राजधानी रखी गई ढाका। और यहाँ से शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट एथनिसिटी का। और जिस समय जिनको हम कहते हैं सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके बेटे वली खान जो हैं वो इसका विरोध करते हैं। दूसरी तरफ जो कलात के नवाब होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, और वो तो बिल्कुल बाकायदा इनके खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ वहाँ पे हथियार भी उठा लेते हैं। सिंध की तरफ से बहुत लगातार जो है विरोध आता है कि हमारी पहचान का क्या होगा, हमारी शिनाख्त का क्या होगा इस पूरे के पूरे 1 यूनिट में। और ये लगभग चलता रहता है, और लास्ट में 1970 में जाके याहिया खान जो है इस 1 यूनिट पॉलिसी को ख़त्म करते हैं।
और यहाँ से ये वन यूनिट पॉलिसी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के तौर पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद किया जाता है कि ये वन यूनिट पॉलिसी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो वहाँ की फ़ौज का, पाकिस्तानी फ़ौज का ये बहुत पुराना ख्वाब है कि वहाँ पे वन यूनिट पॉलिसी बनाई जाए और एक वन यूनिट पूरे पाकिस्तान को बना दिया जाए, तमाम शनाख्तों को मिटा दिया जाए और जैसे एक प्रेसिडेंट, एक सुप्रीम लीडर राज करता है, वैसे ही फ़ौज राज करे। ये अभी आसिम मुनीर का प्लान जो है वो दिखाई दे रहा है। जो बात मोहसिन नकवी कह रहे हैं उसके आधार पर अगर हम उसको एनालिसिस करें तो हमको यही समझ में आता है। तो अब मोहसिन नकवी क्या चाह रहे हैं? अभी हालांकि बाद में उनके जब इस बयान के ऊपर जो बहुत हिल हवाला हुआ, बहुत सारे तरजीह दिए जाने लगे, बहुत सारे विश्लेषण होने लगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि शहबाज शरीफ जो है अपना 5 साल जो है वो पूरा करेंगे, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उससे पहले कुछ भी होने नहीं जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आप ये समझिए कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में क्या होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो उसमें सबसे बड़ी बात मोहसिन नकवी ने कही कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर बैठना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है? दरअसल पाकिस्तान के का जो जैसा भी संविधान है उसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि अगर कोई भी नया सूबा बनता है या नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है तो उसके लिए दो जगहों पे मंजूरी लेनी जरूरी है। पहला जो जिसको वो कहते हैं मजलिस शूरा, मतलब जिसको हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें अपर हाउस को वो लोग सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को वो लोग नेशनल असेंबली कहते हैं, तो वहाँ पर 2/3 बहुमत से इसको पास किया जाना जरूरी है। और दूसरा, इस प्रस्ताव को जो उस वहाँ की प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे विधानसभा कहते हैं, वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से पास किया जाना जरूरी है। अब ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली में जो भी पार्टी वहाँ पे सत्ता में है, वो अगर इस तरीके का कोई भी जो प्लान है या कि इस तरीके की कोई भी मंसूबा है, अगर उसमें हिस्सेदारी लेती है तो उनकी राजनीतिक विरासत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे शिनाख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पाकिस्तान में होती रही, उसका एक लंबा इतिहास रहा है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा जिसका तोड़ लेके आए हैं आसिम मुनीर कि हम यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा लेते हैं कि ऐसा 28वां वहाँ पे जिसको आईनी तरमीम कहा जा रहा है उसकी प्रस्तावना चल रही है। उसके तहत होगा क्या कि जो सूबाई असेंबलीज जो हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं, वहाँ पे जो 2/3 का बहुमत चाहिए आपको नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिए, नया सूबा बनाने के लिए, वही ख़त्म कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको अमेंड कर दिया जाए। तो उसको हटा दिया जाएगा तो फिर नेशनल असेंबली में तो ये जैसे तैसे करके ठुड्डे मार के और अपना जो जिस तरीके से उन्होंने 27वां अमेंडमेंट करवाया और ख़ुद को फील्ड मार्शल बना लिया, वैसे ही 28वां अमेंडमेंट करवा के, तरमीम करवा के वो ये भी पास करवा लेंगे। तो इसके तहत जो है वहाँ पे एक 28वीं तरमीम, 28वें अमेंडमेंट की तैयारी चल रही है, जिसके तहत जो सूबाई असेंबली से जो ये पास कराने वाला जो झंझट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसी के चलते वो कह रहे हैं कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बैठ के सोचना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि सब लोग मिल के बैठ जाओ, बाकी हम जो है अपने हिसाब से कर लेंगे, आप हमारी हाँ में हाँ मिला लीजिए। अब दरअसल इसमें हुआ क्या है कि पीटीआई जो है इसका विरोध कर रही है और विरोध कर भी नहीं रहे खुलेआम। जिस तरीके से उन्होंने 27वीं तरमीम में पीटीआई के कई नेताओं ने इमरान खान के विरोध में जाके उस पूरे के पूरे मसले पे सपोर्ट किया आर्मी को और फील्ड मार्शल बना दिया इनको, आसिम मुनीर को, तो उस तरीके से 28वीं तरमीम भी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में लोग जो है उनको मारेंगे वहाँ पे जूते, जो पीटीआई के समर्थक हैं वो। तो ऐसा डर जो है वहाँ पे पीटीआई की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, उसको अभी भी लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आर्मी की तरफ से एक और अंदर खाने उनको प्रस्ताव दिया जा रहा है कि इमरान खान को हम छोड़ देंगे, उनको एक सेफ पैसेज दे देंगे कि वो चाहे दुबई जाकर रहना चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, अगर वो जाकर लंदन रहना चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, हम पाकिस्तान से उनको जाने देंगे सेफली, लेकिन उसके बदले में आपको ये हमको आईनी तरमीम या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके देना पड़ेगा। तो ये अंदर खाने एक प्रस्ताव जो है फौज की तरफ से इमरान खान को दिया जा रहा है। अगर इमरान खान इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो आने वाले समय में इमरान खान आपको रिहा होते हुए भी दिख जाएंगे। बाकी दूसरी तरफ है नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का परिवार, जिसमें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो अभी प्रधानमंत्री बने, मरियम नवाज जो है पंजाब की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, वो भी इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को बहुत शांति से देख रही हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर क्या उनको स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आसिम मुनीर सुप्रीम लीडर बन के बैठ जाते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट बन के बैठ जाते हैं हमेशा के लिए, जिस तरीके से लीबिया में जनरल गद्दाफी हुआ करता था, तो वैसी स्थिति में फिर उनके पॉलिटिकल भविष्य का कोई सुनहरा भविष्य तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो करेंगे क्या? वो भी जो है देश से सेफ पैसेज की कोशिश करेंगे कि उनको भी एक सेफ पैसेज
मिल जाए और वो देश से बाहर निकल जाए। तो ये अभी की स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है। पीपीपी जो है वो जरूर थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी जिस तरीके से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, रिगिंग हो रही खुलेआम, और वहाँ पे नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है नून, उसको जिस तरीके से वहाँ पे खुलेआम सीटें दी जा रही हैं रिग करके, तो उसके खिलाफ पीपीपी बोल भी रही है, बिलावल भुट्टो बोल भी रहे हैं। लेकिन वो किस हद तक बोलेंगे, किस हद तक वो आर्मी के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि उनके नाना ने भी और उनकी माँ ने भी एक समय आर्मी की खिलाफत की थी और उनके नतीजे उनको भुगतने पड़े थे। तो बिलावल भुट्टो जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे, और आने वाला समय बताएगा कि बिलावल भुट्टो किस तरफ खड़े होते हैं। तो ये पाकिस्तान में आने वाला पॉलिटिकल भविष्य है, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको इसको समझते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आसिम मुनीर पूरी तरीके से फुल फ्लैश पावर में आते हैं तो आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है, और ये आर्मी की खुद की ही रीडिंग है, कि वो आदमी जो है फिट टू रूल नहीं है, वो आदमी जहनी मरीज है, वो आदमी दिमागी तौर पे उसका संतुलन जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी खुद का जो असेसमेंट है पाकिस्तानी आर्मी का। जब वो मेजर जनरल बनने के लिए जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, उस समय जो वहाँ पे मेडिकल बोर्ड था उसने जो उनका असेसमेंट किया था, वो असेसमेंट की उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हैं। और उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि आसिम मुनीर जो हैं वो जहनी तौर पे उनका संतुलन ठीक नहीं है। और वैसा आदमी अगर इस तरीके से हमारे ऐसे देश में जो कि पूरी तरीके से एडवर्स है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है और हर चंद कोशिश करता है कि वो हमें किसी भी तरीके से नीचे गिराए, हमारे ऊपर किसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर चलाए, और हमारी कामयाबी जिसको बिल्कुल रत्ती भर पसंद नहीं है, उस देश का, ऐसे दुश्मन देश का अगर कोई सदर, या मतलब जिस तरीके से आप कहिए सदर मुमलिकत जो वहाँ पे कहा जाता है, या प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर अगर ऐसा शख्स बन जाता है जो कि जहनी रूप से ठीक नहीं है, जिसकी जहनी हालात ठीक नहीं है, तो ये हमारे लिए भी थोड़ी सी टेंशन की बात होनी चाहिए, परेशानी की बात होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा आदमी कहाँ पे किस तरफ ये सारी के सारे संबंधों को ले जाए, किस हद तक वो जा सकता है, खुद को पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए, खुद की ताकत बनाए रखने के लिए, इसका अंदाजा करना, इसका असेसमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थी आज की सुल्तान की डायरी, जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में अभी करंटली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं उनके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है भारत के ऊपर हो सकते हैं। साथ में हमने आपको ये भी कोशिश की कि 1 यूनिट प्लान को आपको समझाया जाए, जिसको फौज फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि वहाँ पे पाकिस्तानी फौज के अंदर भी आसिम मुनीर के खिलाफ जो है एक पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरा का पूरा धड़ा बना हुआ है, जिसको ये समझ में आ रहा है कि ये अगर फिर से पावर में आ गया तो पूरी तरीके से अगर इसके पास में अनअकाउंटेड पावर हुई तो फिर उसके बाद में ये मुल्क जो है वो बचेगा नहीं, ये मुल्क भी टूटने की कगार पे आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से मिलिटेंसी चल रही है, उसके अलावा सिंध में भी बगावत की आवाज़ उठ रही है। जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे भी हालात ख़राब हैं, वहाँ पर भी आर्मी के खिलाफ लोगों में सेंटिमेंट है। और जिस कश्मीर कॉज के नाम पे पाकिस्तानी आर्मी इतने साल पाकिस्तानी आवाम से पैसे वसूलती रही, उनसे हफ्ते वसूलती रही, उनसे नाजायज़ तरीके से टैक्सेशन लेती रही, वो कश्मीर कॉज जो है वो कहीं ना कहीं रुल जाएगा, वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये पाकिस्तानी आर्मी में कुछ जो सेन अफसर्स हैं, जिनके थोड़ा सा अभी दिमाग काम कर रहा है, जिनके जहन ठीक है, वो लोग ये असेसमेंट करके बैठे हुए हैं कि आसिम मुनीर को एक हद से ज़्यादा पावर नहीं मिलना चाहिए। तो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर की भी जो है खींचतान जो है वो आपको चलती हुई दिखाई देगी, वहाँ पर भी एक ग्रुपिज्म आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो चाइना के कैंप में चले जाएं और वहाँ से कुछ पैसा ले आएँ और इस एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर लें, या वो अमेरिका से किसी तरीके से कुछ पैसा ले आए और इस एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो अपने 1 यूनिट का ख्वाब है, इसको पूरा कर लें और खुद जो है सुप्रीम लीडर बन जाए। तो वो अभी इस पूरे जुगाड़ में लगे हुए हैं कि वो एक तरफ चाइना की तरफ साथ में भी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अमेरिकन डीप स्टेट के साथ में भी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि 1 यूनिट पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है आसिम मुनीर के लिए। साथ ही साथ हमने ये भी समझाने की कोशिश की कि अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान में आसिम मुनीर सुप्रीम लीडर के तौर में खुद को स्थापित कर लेते हैं, तो हमारे लिए उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा एनालिसिस जो जानकारी हमने दी वो आपको कैसी लगी, ये हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि अगर आसिम मुनीर पूरी तरीके से पावर में आ जाते हैं, सुप्रीम लीडर पाकिस्तान के बन जाते हैं, तो उसके भारत पे क्या असर होंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे सुधांशु। सुल्तान की डायरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।